हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा होम साइंस डिपार्टमेंट से आज उपस्थित हुई हूँ आप लोगों का अपने होम साइंस चैनल में। होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप पोषक तत्व से रिलेटेड आप प्रोटीन को पढ़ रहे थे, पोषक तत्व से ही ये दूसरा टॉपिक है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, यूपीएससी लेवल तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं। और बेसिक जो है 10th 12th बीए एमए में ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग आइए, मुझे उम्मीद है कि पिछला जो वीडियो था मेरा प्रोटीन चैप्टर था तो वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया, और इसी तरह ये मेरा कार्बोहाइड्रेट भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँ जिससे आप लोगों को सुविधा मिल सके। तो आइए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ऊर्जा की प्राप्ति हमें कार्बोहाइड्रेट से होती है। तो आइए हम लोग कार्बोज के बारे में जानते हैं विस्तार से कि कार्बोज आखिर होता क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं कार्बोज की तरफ। तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट 1 है आज। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे। संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत जो होता है कार्बोज होता है। यहाँ तक कि भारत की बात नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बात हो रही है। संपूर्ण विश्व में मुख्य स्रोत जो होता है कार्बोज का होता है। कार्बोज क्यों होता है कार्बोज का? क्योंकि कार्बोज जो है विभिन्न तरह के अनाजों से प्राप्त होता है। अनाज जो है हर घर में सब उपलब्ध है आसानी से। इस वजह से ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है कार्बोज होता है। और ऊर्जा कार्बोज से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है शरीर को। आइए हम लोग आगे चलते हैं। भारत जैसे देश में अधिकांश लोग कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। भारत जैसे देश की बात आ रही है। भारत या कोई भी गरीब देश ऐसा हो तो उसमें कार्बोज ही ऊर्जा प्राप्त करने का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि ये कार्बोज जो होता है अच्छा होता है, सस्ता होता है, सरल होता है, ऊर्जा प्राप्ति का स्रोत है। ठीक। शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमारा किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। हमेशा शरीर जो होता है भारी भारी सा लगता है, मन चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले ही हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, और ऊर्जा ना होने के कारण हम किसी भी कार्य को अच्छे से संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर ऊर्जा कार्बोज से प्राप्त होता है। गरीब देशों में या सभी लोगों के लिए बात कर रहे हैं तो उनके भोजन में कार्बोज जो होता है ज़्यादातर ऊर्जा प्राप्ति का ही साधन होता है। भारत के लोग भोजन के मुख्य रूप से कार्बोज का सेवन करते हैं। भारत के लोगों में ऊर्जा का सेवन, क्योंकि ये गरीब देश है तो लोग यहाँ पे क्या होता है कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कार्बोज कहाँ से प्राप्त होता है? वनस्पति भोज्य पदार्थ से कार्बोज प्राप्त होता है, जो ऊर्जा का काफ़ी उत्तम साधन होता है। तो आइए हम लोग कार्बोज प्राप्ति के स्रोत के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट में ही कार्बोज प्राप्ति का साधन बताया है, आगे मैं विस्तार से बताऊंगी दूसरे वीडियो में। तो आइए हम लोग चलते हैं। चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर, शकरकंद, जिमीकंद, खांड, गुड़, शक्कर आदि से कार्बोज प्राप्त होता है। इस सब को याद करिएगा आप, याद रखिएगा। इन सब चीज़ों में कार्बोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे चावल सभी लोग सेवन करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। मक्का में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भरपूर पाई जाती है। आलू, यहाँ तक कि गरीब लोगों का चावल, गेहूं से रोटी, आलू, ये तीनों मुख्य आहार है जो सभी गरीब के घर में भरपेट भोजन इसी तीनों से वो लोग कर लेते हैं, और ऊर्जा की प्राप्ति उनको कार्बोज से ही भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। जैसा कि आप लोग गरीब जो हैं, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, उनके घर में चावल, आटा, आलू ये मुख्य भोजन होता है। इसी से वो लोग ऊर्जा लेने का कार्य करते हैं। तो आइए हम लोग कार्बोज के संगठन के बारे में बात करते हैं। तो कार्बोज का संगठन जो होता है, कार्बोज में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्व होते हैं। कार्बोज में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में रहते हैं जैसे जल में रहते हैं। जल में कैसे रहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? जल में हाइड्रोजन की मात्रा जो होती है 2 होती है और ऑक्सीजन की 1 होती है। उसी तरह कार्बोज में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। अगर अनुपात में देखा जाए तो 2:1 कहा जा सकता है। आइए आगे चलते हैं, और भी कार्बोज के बारे में बहुत कुछ जानना है।
आइए, कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग होता है। क्यों मुख्य भाग होता है? क्योंकि ये ऊर्जा देने का कार्य करता है हमारे शरीर को। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55 से 65% ऊर्जा कार्बोज से ही मिलता है। क्योंकि वर्षा लेना जो होता है महंगा होता है, ये धनाढ्य वर्ग के लोग लेते हैं, और हमारे भोजन में कम से कम 55 से 65% कार्बोज मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चावल, रोटी, सब्जियां ये सभी लेते हैं। इन सभी को मिलाकर हमें 55 से 65% रोज ऊर्जा मिलती है कार्बोज से। तो उच्च वर्ग के लोग आवश्यक ऊर्जा 40% कार्बोज से प्राप्त करते हैं। 40% क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि और ऊर्जा वसा से ये लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि धनाढ्य वर्ग के लोग ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सूखे मेवे वगैरह लेते हैं, क्योंकि ये धनाढ्य वर्ग के लोग होते हैं, इनको पैसे की कमी नहीं होती है। इस वजह से ये अनाज पे थोड़ा कम खर्च करते हैं और वसा पे ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ये लोग कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कम लेते हैं। ये लोग प्रोटीन लेते हैं, ज़्यादातर खनिज लवण लेते हैं। ठीक, तो आइए, निम्न वर्ग के लोग का 85 से 90% कार्बोज युक्त पदार्थ का सेवन करने से ऊर्जा प्राप्त होता है। क्योंकि जो निम्न वर्ग जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनको अपना भोजन जो है कार्बोज युक्त पदार्थों से ही लेना होता है। क्योंकि कार्बोज युक्त पदार्थ जो होता है सस्ता होता है और सरल होता है और अच्छा भी होता है। तो आइए आगे चलते हैं। कार्बोज शरीर में ऊर्जा की मांग की पूर्ति करने के लिए सबसे सस्ता और सरल स्रोत होता है। क्योंकि ये अनाज जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, सब्जियां जो हैं सस्ती मिल जाती हैं, और ये ऊर्जा अच्छा देने का कार्य करती हैं। तो आइए आगे चलते हैं। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत वनस्पत जगत हैं, यानी कि सब्जियों से प्राप्त होते हैं, साग सब्जियों से प्राप्त होते हैं ये कार्बोज। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों के द्वारा होता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होता है? हरी पत्तियों के द्वारा होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये टीजीटी और पीजीटी के में पूछता है। यहाँ तक कि टीईटी और सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे चलते हैं। कार्बोज का निर्माण कैसे होता है? कार्बोज का निर्माण हम लोग उसकी प्रक्रिया जानेंगे, कैसे कार्बोज का निर्माण होता है। तो पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जल तथा वातावरण में कार्बोहाइड्रेट लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण होता है। तो आइए एक बार समझते हैं कैसे होता है। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, तो वहाँ से पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल लेते हैं, और पौधे में उपस्थित जल, यानी कि पौधों के जड़ों में उपस्थित जल जो होता है उसे, तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है? मनुष्य द्वारा छोड़े जाने वाला गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसको लेकर सूर्य की प्रकाश जो होती है नेचुरल होती है, जो हमें नेचुरली मिल जाती है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण होता है। और ये पौधे जब कार्बोज का निर्माण कर लेते हैं तो इनको संग्रहित कहाँ रखते हैं? इनको ऐसा नहीं है बना के दे दिया किसी को, तो इनको संग्रहित भी करना होता है। कहाँ संग्रहित करते हैं? जड़ में करते हैं, तना में करते हैं, फल में करते हैं, फूल एवं बीज में जमा करते हैं ये कार्बोज को। और ये जब जमा किए होते हैं कार्बोज को, तो हम लोग इसी के माध्यम से, जड़ के माध्यम से, तने के माध्यम से, फल फूल बीज सब्जियों के माध्यम से, ये जो जड़ वाली सब्जियां हो गई, तने वाली सब्जियां हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, इनको हम लोग खाकर एनर्जी लेते हैं, कार्बोज प्राप्त करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। ये जो है ये स्टार्च, ये जो पौधे में उपस्थित रहते हैं तो स्टार्च व शक्कर के रूप में संग्रहित रहते हैं। कार्बोज तनों में सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज के रूप में जमा रहता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, इस पर यहाँ पे ध्यान दीजिए, नोटिस करिएगा आप लोग। कार्बोज तनों में सेलुलोज एवं हेमी सेलुलोज के रूप में जमा रहता है।
बीज में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक रहती, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में पूछी जाती है कि सबसे अधिक स्टार्च किस में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल वर्णक, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का ये सूत्र होता है C6H12 और वो 6, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ देता है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं जब कभी जो होता है, कभी कभी पौधों को भी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है। कब पड़ती है, जब वो अपना भोजन बना नहीं पाते हैं। कभी ऐसी स्थिति आती है उनके पास भी कि जब वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो उस समय भोजन कैसे लेते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जब कभी कई दिनों तक पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो वो पेड़ पौधों के भीतर जमा कार्बोज ही इनकी वृद्धि एवं विकास करता है। यानी कि ये लोग जो कार्बोज निर्माण करके अपने तने, फल, फूल आदि में इकट्ठा किए रहते हैं, जब इनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, तो इसी जो इकट्ठा किए होते हैं कार्बोज, इसी का वो सेवन करने लगते हैं और इनकी वृद्धि एवं विकास होती रहती है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इस कार्बोज से मुख्य मनुष्य, जानवर, यहाँ तक कि पौधे भी ऊर्जा लेने का कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मनुष्य जो होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोज होता है। जानवरों में ऊर्जा का स्रोत कार्बोज होता है, यहाँ तक कि पौधे का भी ऊर्जा का स्रोत कार्बोज होता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसा हो जाती है जब वो अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो जो अपने अंदर वो ऊर्जा इकट्ठा किया होता है, कार्बोज इकट्ठा किया होता है, उसी से वो ऊर्जा लेने का कार्य करता है और अपनी वृद्धि एवं विकास करने लगता है। तो आइए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कार्बोज का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है प्रकाश संश्लेषण से क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग क्या उत्तर दे सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कार्बोज तथा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग प्राणी सांस लेने के लिए करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए। ऑक्सीजन गैस अब ग्रहण करते हैं और कार्बन डाई गैस छोड़ते हैं, जो पौधे लेकर उसके अपनी क्रिया करते हैं। ये पेड़ पौधे मनुष्य द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग करके कार्बोज का निर्माण करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स भी बनाते रहिए और स्टडी करिए आप लोग इससे। अगर जो भी त्रुटियां मुझसे हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस त्रुटियों को सुधारने का प्रयास करूँगी। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए आप लोग। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर पसंद आया तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, तभी मैं इसको आगे ले आ पाऊँगी, अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आ पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। इसी के साथ नमस्कार।